जाओ इन तीनों गैस सिलेंडर में फुल गैस भरवा कर लाओ, तभी खाना बनेगा घर में, समझे? नहीं तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा आज। ठीक है मम्मी, तीनों गैस सिलेंडर में ठूस के गैस भरवा कर लाएंगे। हाँ जल्दी जाओ, खाना बनाना है। चलो चिंटू और चिंकी गैस भरवाने चलते हैं। हाँ चलो बाबू, बिना गैस भरवाए मत आना घर में, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी, गैस भरवा के ही लाएंगे। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले कान खोल कर सुनो। अब किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब चूल्हे पर खाना बनाओ और खाओ। सुनो सुनो सुनो, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा अब। अरे वो देखो, गैस भरने वाला बोल रहा है अब किसी को गैस नहीं मिलेगा। दौड़ के चलो उससे पूछते हैं पास चलकर। अरे वो गैस भरने वाला आदमी, रुको, हम आ रहे हैं गैस भरवाने के लिए। अरे वो तीनों लड़के गैस सिलेंडर लेकर आ रहे हैं गैस भरवाने के लिए, लेकिन मेरे पास तो इस बड़े गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं है। वहीं रुके रहना गैस वाला आदमी, नहीं तो पीट दूंगा, भागना मत। अरे वो लड़कों, मेरे पास मत आओ, गैस अब नहीं मिलेगा, जाकर चूल्हे पर खाना बनाओ। रुके रहना, हम आ रहे हैं। अरे अब क्या करूं, वो लड़के तो रुक ही नहीं रहे हैं। चलो गैस वाला आदमी, हमारे तीनों गैस सिलेंडर में ठूस के गैस भर दो। जाकर चूल्हे पर खाना बनाओ, अब किसी को गैस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गैस दे दो, हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है। हम सब बहुत भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? जाके चूल्हे पर खाना बनाओ, मैं जा रहा हूं। अरे रुक जा बे कमीना गैस वाला। गैस वाला तो चला गया, अब क्या करे बाबू? मम्मी जल्दी बिरयानी लाओ ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे मुर्गा का बिरयानी खाना है। बस थोड़ी देर और रुक जा बाबू, बिरयानी पक रहा है। जल्दी पकाओ बिरयानी मम्मी, उसे खाकर फिर से जाऊंगा मुर्गा पकड़ने। अभी वो मुर्गा बचा हुआ है, उसे भी पकाएंगे रात में। इस मुर्गा को चिकन तंदूरी बनाएंगे मम्मी रात में। हम कहाँ जा रहे हैं बाबू इन खाली गैस सिलेंडरों को लेकर? चलो किसी के घर में चलते हैं, इन खाली गैस सिलेंडर को वहाँ रखकर भरे हुए गैस को लेकर भाग जाएंगे। लेकिन किसके घर में भरा हुआ गैस सिलेंडर है? अरे वाह वाह, कहीं से तो बिरयानी की खुशबू आ रही है। जरूर किसी के घर में बिरयानी पक रहा है। हाँ, बिरयानी की महक तो मुझे भी आ रही है। जरूर उस घर में से आ रही है महक। तो चलो उस घर में देखते हैं चलकर, जरूर उस घर में गैस पर खाना बन रहा है। और कितना समय लगेगा मम्मी मुर्गा का बिरयानी बनने में? बस 10 मिनट में बन जाएगा बिरयानी बाबू, तब तक वहीं बैठे रहो। अरे वहाँ देखो चिंकी और बाबू, वो बिल्ली गैस पर बिरयानी बना रही है। अब हम अपने खाली गैस सिलेंडर को वहाँ रखकर भरे हुए गैस को लेकर भाग जाएंगे। मैं तो बिरयानी लेकर भागूंगा। वहाँ पर इस बिल्ली का छोटा बाबू बैठा हुआ है। चिंकी तुम जाकर उसे डराओ, और जैसे ही ये बड़ी बिल्ली अपने बाबू को बचाने के लिए जाएगी, मैं और चिंटुआ खेल कर देंगे यहाँ। ठीक है, मैं जाती हूँ उस बिल्ली को डराने। ला 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 ला, आज खाऊंगा मुर्गा बिरयानी। पहले तू बिरयानी नहीं पिटाई खाएगा। अरे ये लड़की गैस सिलेंडर लेकर हमारे घर में कहाँ से आ गई? चल भाग जा लड़की यहाँ से, ये सिर्फ बिल्लियों का घर है, इंसानों का नहीं। जल्दी भागो मेरे घर में से। पहले मैं तुझे इस खाली गैस सिलेंडर से मारूंगी। क्या? मम्मी जल्दी आओ। अरे मेरा बाबू क्यों चिल्लाने लगा? अब ये ले बिल्ली। मम्मी मैं आ रही हूँ बाबू, डरना मत। चिंटू वो बिल्ली चली गई किचन में से। अब जल्दी चल, बिरयानी और गैस सिलेंडर को लेकर भागते हैं। हाँ जल्दी चल बाबू, मैं आ रहा हूँ बिरयानी। क्या हुआ बाबू, तू चिल्ला क्यों रहा था? मम्मी
स्टार्ट होगा, ठीक है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव के अंदर क्या आया कि प्लीज़ सिट डाउन रिक्वेस्टिंग एक्शन। कमिसिव के अंदर क्या है कि आई विल कॉल यू टुमारो प्रॉमिसिंग कर रहा है। एक्सप्रेसिव के अंदर क्या आया कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं सॉरी करता हूँ लेट होने के बारे में, अपोलोजाइजिंग। और डिक्लेरेशन, यू आर ऑफिशियली सिलेक्टेड, चेंज स्टेटस। अब हम यहाँ पर बात करें ना तो नेक्स्ट हमारा ये, हम इसका ओवरव्यू दोबारा से लेते हैं कि हमने जो है ना प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये लैंग्वेजेस को यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीच थ्योरी आ गया था, और स्पीच थ्योरी के अंदर हमने देखा कि ये जे.एल. ऑस्टिन ने इंट्रोड्यूस करवाया है 1962 के अंदर, और डेवलप्ड हुआ जॉन सेरल के बारे में। ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ वी स्पीक, वी डू समथिंग विद द वर्ड्स, नॉट जस्ट से देम। हर अटर्नेंस जो होती है वो क्या इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। कि हमारे पास क्या था कि हमारे पास 3 लेवल की अटर्नेंस थी, ठीक है, जिसके अंदर लोकेशनरी था, इलोकेशनरी था, पर लोकेशनरी था, ठीक हो गया। अब 3 लेवल्स की स्पीच थ्योरी के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास लोकेशनरी है कि एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग विद द लिटरल मीनिंग, हमारे पास इलोकेशनरी है कि इंटेंडेंट फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पर लोकेशनरी है, द इफेक्ट ऑन द लिसनर आ गया। क्लासिफिकेशंस क्या थी स्पीच एक्ट थ्योरी के अंदर, स्केरल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1976 के अंदर। इसके अंदर सबसे पहली थी एजर्टिव, उसके बाद था डायरेक्टिव्स, उसके बाद था कमिसिव्स, उसके बाद था एक्सप्रेसिव्स, उसके बाद था डिक्लेरेशंस। अब हमारे पास 5 तरह की चीज़ें थी। अब हमने इन चीज़ों को याद करना है कि स्पीच एक्ट थ्योरी में सबसे पहले तो क्या आता है, सबसे पहले बार हमारे पास 3 तरह की अटर्नेंस आती है स्पीक्स कम्युनिकेशन में। सबसे पहले आया कि लोकेशनरी, उसके बाद हमारे पास आया इलोकेशनरी, और थर्ड हमारे पास क्या आया, पर लोकेशनरी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बात होती है, हमारे पास जो है ना अब स्पीच एक्ट थ्योरी की क्लासिफिकेशंस आती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आया एजर्टिव। एजर्टिव को रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, जिसके अंदर फैक्ट्स और बिलीव्स के बारे में बात की जाती है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स के अंदर जो है ना रिक्वेस्ट की जाती है। कमिसिव्स के अंदर कुछ ना कुछ कमिट किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। एक्सप्रेसिव के अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्रेस किया जाता है, ग्रेटिट्यूड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और डिक्लेरेशन के अंदर कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया जाता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाती है, चीज़ों को लीगली तौर पर जो है ना काम उन पर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। हमने फिर उसके बाद जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की थी। हमने इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, इंटेंशंस को बिहाइंड द वर्ड एक्सप्लेन करता है कि कुछ सेंटेंसेस जो है उनके डिफरेंट थिंग्स होते हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। यूजफुल होता है लैंग्वेज के अंदर, टीचिंग के अंदर, कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर, कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में, समझने में, पोलाइटनेस को, इंडायरेक्ट रिक्वेस्ट को, सार्सिज्म को, ह्यूमर को, ठीक है। ये हेल्प करता है कि हम इंटरप्रेट कर सकें पोलाइटनेस को, इंडायरेक्ट रिक्वेस्ट को, सार्सिज्म को और ह्यूमर को। उसके बाद एग्जाम्पल आ गई स्पीच एक्ट थ्योरी की एवरीडे लाइफ के अंदर। इसमें सबसे पहले आया एजर्टिव, उसके बाद आया डायरेक्टिव्स, उसके बाद आया हमारे पास कमिसिव्स, उसके बाद आया एक्सप्रेसिव्स, उसके बाद हमारे पास आया डिक्लेरेशंस, ओके। और हमने जो है इन पॉइंट्स को क्लियर करना है और इन चीज़ों को समझना है, और इन चीज़ों के ऊपर जो है ना रद्द अमल किया जा सकता है, इनको समझा जा सकता है। प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या है, स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है, स्पीच एक्ट थ्योरी की 3 अटर्नेंस क्या है, उसके बाद जो है ना क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, किसने स्पीच एक्ट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था, डिस्कोर्स में हम किस तरह से चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, स्पीच एक्ट थ्योरी ग्रामेटिकली हमारी किस तरह से हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम स्पीच एक्ट थ्योरी, प्रैग्मेटिक एनालिसिस के दूसरा एरिया जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।